इंडोनेशिया की तरफ, जहां इस समय बड़े सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से ये देश गुजर रहा है, क्योंकि बीते एक सप्ताह से राजधानी जकार्ता से शुरू हुआ विरोध अब देश के दर्जनों शहरों में फैल चुका है। और कारण है आम जनता में गुस्सा, कर व्यवस्था में भारी वृद्धि और सांसदों को दिए जा रहे ऊंचे ऊंचे अलाउंसेस। लेकिन बात केवल कर यानी कि टैक्स या वेतन की नहीं रही, ये अब बन चुका है आम आदमी के धैर्य का विस्फोट और सरकार की पॉलिसीज पर सवाल उठाता जन सैलाब। लेकिन सवाल है कि विरोध की चिंगारी आखिर कैसे भड़की। आइए समझते हैं, जानते हैं। विरोध की शुरुआत हुई सेंट्रल जावा के पट्टी क्षेत्र से, जहां स्थानीय प्रशासन ने भूमि और भवन कर यानी कि PBBP2 में करीब 250 की वृद्धि का प्रस्ताव रखा। हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया, मांग करी कि यह प्रस्ताव रद्द किया जाए और स्थानीय गवर्नर सुडेवो से इस्तीफा लिया जाए। हालांकि इस विरोध के बाद सरकार ने कर वृद्धि को रद्द कर दिया और गवर्नर के खिलाफ जांच की घोषणा भी कर दी। लेकिन तब तक चिंगारी भड़क चुकी थी और कुछ ही दिन बाद 25 अगस्त को राजधानी जकार्ता में संसद भवन के बाहर छात्रों और आम नागरिकों ने फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। वजह थी संसद में पेश किया गया एक प्रस्ताव, जिसके तहत सांसदों को प्रति महीने 50 मिलियन इंडोनेशियन रुपया, लगभग 2,75,000 का हाउसिंग अलाउंस दिया जा रहा था, जो कि स्थानीय न्यूनतम वेतन से 10% अधिक है। अब बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और घटते सरकारी बजट के बीच इस तरह के भत्तों ने जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। प्रदर्शन धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा। फिर 29 अगस्त को जकार्ता में उस समय हालात बेकाबू हो गए, जब संसद भवन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रोटेस्टर्स पटाखे चला रहे थे और कुछ स्थानों पर खूब स्टोन पेल्टिंग की गई। और इसी दौरान एक 21 वर्षीय डिलीवरी बॉय को पुलिस के बख्तर बंद वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना ने विरोध को और उग्र बना दिया और देखते ही देखते प्रोटेस्टर्स और गुस्से में आ गए और यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और कई स्थानों पर लाठी चार्ज किया। लेकिन सख्ती के जवाब में जनता और अधिक आक्रोशित हो गई। राजधानी से लेकर माकासर, वरुंग और जोगजकार्ता जैसे शहरों तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। सार्वजनिक संपत्तियों को आग के हवाले किया गया। बसों, मेट्रो स्टेशन, सरकारी इमारतों में खूब तोड़फोड़ की गई। कुछ स्थानों पर लूटपाट की घटनाएं दर्ज की गई और इस आंदोलन में अब तक कम से कम 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 700 से अधिक लोग घायल, जिनमें कई पुलिसकर्मी भी हैं। कई लोग अब भी मिसिंग हैं। और वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के लिए ये विरोध प्रदर्शन अब एक राजनीतिक संकट बन चुका है और उन्होंने आंदोलन को गैर कानूनी, देशद्रोह और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला करार दिया है। राष्ट्रपति ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की है कि सांसदों के भत्तों, विदेशी दौरों पर रोक लगाई जाए, जिससे सरकारी खर्च को कंट्रोल किया जा सके। और जहां तक बात उस डिलीवरी बॉय अफान कुरियानावान की मौत की है, उस प्रोटेस्ट सवालों के बीच राष्ट्रपति ने एक पारदर्शी जांच टीम के गठन की घोषणा कर दी है। वादा किया है जनता के साथ कि जनता को इस जांच प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। सरकार यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि आंदोलन और हिंसा के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मानवाधिकारों का हनन ना हो। तो ये क्लियर है कि राष्ट्रपति प्रबोवो के लिए आंदोलन सिर्फ एक प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। सरकार यदि सख्ती करती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ सकता है और यदि नरमी बरतती है तो आंदोलन भड़क सकता है। जनता की मांगे इस वक्त साफ हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस। लेकिन क्या सत्ता इसका जवाब दे पाएगी? इंडोनेशिया का यह संकट केवल आर्थिक नीतियों का नतीजा नहीं, बल्कि गहरी सामाजिक असंतुष्टि और विश्वास की कमी का प्रतीक है। यह आंदोलन सरकार के लिए चेतावनी है कि यदि जनता की आवाज को दबाया गया
तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। आने वाले सप्ताहों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार आंदोलन को शांति से नियंत्रित कर पाती है या विरोध एक बड़े राजनीतिक भूचाल में बदल जाएगा।